दोस्तों, आज के टाइम में हर जिम्मेदार माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा जरूर करना चाहता है, जिसके द्वारा वो अपने बच्चों की बेटर एजुकेशन और बाद में शादी ब्याह का कार्य बिना किसी परेशानी के संपन्न कर सके। और कोई भी व्यक्ति ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बिना फ्यूचर प्लानिंग के वो अपने बच्चों के प्रति इन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा चाइल्ड प्लान बताने जा रहा हूँ जिसमें निवेश करने से आप अपने बच्चों के प्रति फ्यूचर में आने वाली जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के जिस चाइल्ड केयर प्लान को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिस सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के अंडर आने वाला एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इस समय इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है 5066 करोड़ का। तो स्कीम के शुरू से लेके अब तक जितने भी इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है उसकी टोटल वैल्यू होती है एयूएम। तो यहाँ पर एनएवी है इसकी 46 रुपए की। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं हमें एनएवी के रूप में यूनिट्स अलॉट होते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये फंड लॉन्च किया गया था 8 सितंबर 2020 को। तो 5 साल 4 महीने का ऐसे समय हो चुका है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.81% का। तो ये वो एक्सपेंस होता है जो हम सालाना फंड हाउस को देते हैं हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। और जब बात आती है लॉक इन पीरियड की, तो इस म्यूचुअल फंड में 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी 5 साल तक इसमें से रिडीम नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में इसमें रिडीम किया जा सकता है, उसमें हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेनली माँ बाप का फोकस होता है अपने बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, जिससे वो अच्छी एजुकेशन और बाद में उनके शादी ब्याह का खर्च कर सकें। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो डिसिप्लिन के लिए लॉक इन पीरियड का होना भी बहुत ही जरूरी है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है यह है क्रिस्टल का हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। और यहाँ पर मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से और 5000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। अभी हम एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो यहाँ पर पिछले एक साल में इसने रिटर्न बना के दिए हैं 10% के, और वहीं कैटेगरी की एवरेज रही 4.7% की। लेकिन 3 सालों की एवरेज ग्रोथ को देखें तो ये रिटर्न निकल के आते हैं 22.70% के और कैटेगरी के 14.5% के। और 5 सालों के मीडियम टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने 29.60% और कैटेगरी ने 13.90% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो शुरू से ही आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर करता आ रहा है। लेकिन लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस को जांचते हैं तो हमें एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिलते हैं 33.30% के, जो कि इस कैटेगरी में काफी बेहतरीन रिटर्न माने जा सकते हैं। और जब बात आती है रैंकिंग की, तो ये म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों में अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है, और वहीं पिछले 3 सालों की बात करें तो ये नंबर 2 पे रहा है। और अगर हम पोर्टफोलियो मॉडल की बात करें तो ये फंड आता है ईएलएस कैटेगरी के अंदर, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो ईएलएसएस बोला जाता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को। और अग्रेसिव हाइब्रिड का मतलब है कि इक्विटी के साथ डेट का कॉम्बिनेशन है, यानी इक्विटी में तो इन्होंने निवेश किया ही है, इसके साथ जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं, उनका भी कॉम्बिनेशन रखा है पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए। और किसी भी फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज करता आ रहा है ये जानना बहुत ही जरूरी है उस फंड की ग्रोथ को समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस्टर आर श्रीनिवासन 30 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं जो इस फंड के मैनेजर हैं। और एसबीआई म्यूचुअल फंड में 2009 से जो सीआईओ है, जिसको चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बोला जाता है। और हम जिस फंड का रिव्यू कर रहे हैं इसको जो सितंबर 2020 से मैनेज करते आ रहे हैं। और इसके बाद दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर लोकेश माल्या, जो कि 17 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं फिक्स्ड इनकम मार्केट में। इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, और जुलाई 2025 से जिस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट इसको मैनेज कर रही है। और अभी हम लोग करने वाले हैं एसेट एलोकेशन की ओर, तो जिसमें इक्विटी में निवेश है 86% का, डेट में 0.19% का, और कैश में अवेलेबल है 13%, जिसको जी आने वाले टाइम में मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखकर निवेश कर सकते हैं। और इक्विटी सेक्टर में जो निवेश किया गया है उसमें 32% तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऐड किया गया है, फाइनेंशियल में 20%, टेक्नोलॉजी 14%, मटेरियल 10%, कंज्यूमर स्टेपल 8%, इंडस्ट्रियल 6%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, और साथ में हेल्थ केयर सेक्टर भी इन्होंने कवर किया है। और डेट सेक्टर की बात करें तो 681 करोड़ का यहाँ पर निवेश किया गया है। और इसके बाद अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन को देखते हैं तो यहाँ पर लार्ज कैप्स में 30%, स्मॉल कैप में 53% और मिड कैप में 3% का एलोकेशन किया गया है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ज्यादा फोकस किया गया है स्मॉल कैप्स की ओर, और उसके बाद आता है लार्ज कैप, और मिड कैप की भी थोड़ी एलोकेशन रखी गई है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप
टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज को देखें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फाबेट आईएनसी का, जिसमें 7% की एलोकेशन है। इसके बाद आता है मुथूट फाइनेंस 5%, हाटसन एग्रो 4% और थंगामाइल ज्वेलरी में 4% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4%, लाट रेवेन्यू 3.5%, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल 3%, एथर एनर्जी, एथर इंडस्ट्रीज और अडानी पावर में 3% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो इस म्यूचुअल फंड को दूसरों से अलग बनाता है। तो यहाँ पर इस फंड में हमें 3 प्रकार की एलोकेशन देखने को मिलती है। पहली तो इंडियन इक्विटी की और दूसरी है डेट की एलोकेशन, लेकिन तीसरे नंबर पे आपको यूएस की इक्विटी की एलोकेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो अल्फाबेट आईएनसी है ये है गूगल, जिसमें इन्होंने 7.25% की एलोकेशन रखी है, और जो रेन्यू एनर्जी है उसमें 2.84% की, यानी कि तकरीबन 10% की एलोकेशन उन्होंने यूएस इक्विटी में भी रखी है। तो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की भी देखने को मिलती है। और अब हम इसकी इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को कवर कर लेते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 11.25 का और कैटेगरी का 10.50 का। तो कैटेगरी के मुकाबले थोड़े ज्यादा वोलाटाइल रिटर्न ये प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बेहतर देखने को मिलती है, इसलिए इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो दूसरे नंबर पे सीआरपी रेशो है 1.65 की, कैटेगरी की 1.15 की। तो इस नंबर का ज्यादा होने का मतलब ये है कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर ये फोकस करते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है अल्फा रेशो कि कैटेगरी से कितने ज्यादा परसेंट इन्होंने रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है 8.50 का और कैटेगरी का 1.20 का। कैटेगरी के मुकाबले काफी हायर अल्फा इन्होंने जनरेट किया है। और इसके बाद है बीटा रेशो 0.88 और कैटेगरी की 0.92 की। तो यहाँ पर कैटेगरी के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड कम वोलाटाइल है, जब भी मार्केट में करेक्शन का माहौल बनता है जी अपनी कैटेगरी से कम गिरता है। तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरू में बात की थी कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन में पैसा निकालना पड़ता है तो एग्जिट लोड किस प्रकार का लगता है, आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 साल के अंदर अंदर एग्जिट करने पर 3% का एग्जिट लोड है, और 1 से 2 साल के बीच 2% का, और 2 से 3 साल के बीच का अगर टाइम है तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। लेकिन 3 साल के बाद एग्जिट करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने एसबीआई के चिल्ड्रन बेनिफिट फंड को काफी डिटेल में जान लिया है, और अभी हम इसके 5 फायदे देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा है इसका हायर अल्फा जनरेशन, यानी कि अपनी कैटेगरी से काफी हायर अल्फा जनरेट करके काफी बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पाता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर एनफोर्स किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को। तो बिना डिसिप्लिन के हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, तो इसके लिए इन्होंने 5 साल का लॉक इन पीरियड दिया है। अगर हम डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते जाएंगे, कोई पैसा बीच में से नहीं निकालेंगे, तो एक बढ़िया कॉर्पस तभी इकट्ठा हो पाएगा। और नंबर 3 पे इसमें फायदा है डायनामिक एसेट एलोकेशन का, यानी कि जब भी इनको इक्विटी में अपॉर्चुनिटी लगती है तो जी वहां एलोकेशन को बढ़ा देते हैं, और जब भी इनको इक्विटी मार्केट में रिस्क लगता है तो जी डेट में एलोकेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे क्रिटिकल मार्केट कंडीशन में पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहे। और नंबर 4 पे यहाँ पर टैक्स एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। तो इक्विटी का ज्यादा पोर्शन होने के चलते इसको एज ए इक्विटी फंड ट्रीट किया जाता है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे टैक्सेस अप्लाई होते हैं। और जो 5वां बेनिफिट है कि जी म्यूचुअल फंड एसबीआई का है, तो एसबीआई पर हमारे देश के लोगों का काफी ज्यादा भरोसा है और सालों से विश्वास बना हुआ है। तो यहाँ रेपुटेशन के चलते काफी बढ़िया मैनेजमेंट को ये डिप्लॉय करते हैं। और अभी आपके मन में सवाल होगा कि इस म्यूचुअल फंड को कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट है तो हो सकता है उसमें ये फंड शो ना हो, तो सीधा सीधा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप एसबीआई की जो इन्वेस्टमेंट ऐप है वहां से जी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट है तो वहां पर भी आपको एसबीआई का चिल्ड्रन बेनिफिट फंड डायरेक्ट प्लान शो हो जाएगा, और ग्रो में आपको ज्यादातर डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर प्लान हमें देखने को मिल जाते हैं। बाय करते समय एनएवी प्राइस पर ध्यान देना है, जो कि 46 रुपीज की है। और अगर हम टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड को एज ए इक्विटी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है 12.5% का। तो 1 साल के बाद अगर 1,25,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है तो उस ऊपर वाले प्रॉफिट पे 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और जहां पर जब हम टैक्स छूट की बात करते हैं तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करते हैं तो उसमें आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने टैक्स एडवाइजर से आपको जरूर कंसल्ट करना है। तो अभी अगर आपके मन में सवाल है क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए,
तो यहाँ पर अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, आप मार्केट वॉलेटिलिटी को समझते हैं और इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का है और आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का है, तभी आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले टर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।